तो दोस्तों आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 में स्वागत है। आज है एंशियंट हिस्ट्री की टेस्ट, जिसमें हम टेस्ट नंबर 3 देखेंगे। इसके पहले 2 टेस्ट एंशियंट हिस्ट्री की हो चुकी है। और बात करें इस टेस्ट में, टेस्ट फर्स्ट है जिसमें टोटल 5 टेस्ट होने हैं, जिसमें 2 हो चुके हैं, तीसरा है। इसके बाद जब 5 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे 100 क्वेश्चन में, तब इसको सेपरेट आपको पीडीएफ यानी हिंदी और इंग्लिश की व्याख्या के साथ अलग सेपरेट पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाएंगे और क्लासेस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलती ही रहेंगी। बात करें तो इसमें जो है गुप्त और गुप्त के काल के बाद तक जो है हम इसमें कवर कर रहे हैं इस टेस्ट में, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है। और पार्ट फर्स्ट में इसमें हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 41 से 60 क्वेश्चन। और अगर बात करें कि जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है 2023 के लिए, उसमें टोटल क्वेश्चन की बात करें 5 से 6,000 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं सभी सब्जेक्ट के फुल एनालिसिस के साथ। उसके साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी शामिल है। बात करें तो कौन कौन सा टेस्ट स्टार्ट हैं, तो इसमें देखेंगे ज्योग्राफी और पॉलिटी के टेस्ट, एनवायरनमेंट इकोलॉजी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, इकोनॉमी। तो लगभग सभी टेस्ट जो है, साइंस एंड टेक के टेस्ट जो है स्टार्ट है। और इन सब टेस्टों को मिलाकर लगभग हम 700 से 800 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। और इन सब की अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, स्टडी IAS के नाम से मिल जाएगा आपको। और अगर आपको टेस्ट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। लाइक कीजिए, आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं। कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको, फीडबैक दीजिए। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, ताकि अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। डेली एक टेस्ट अपडेट होता है, ठीक है, विदाउट किसी गैप के डेली आपको एक टेस्ट मिलेगा 20 क्वेश्चन का। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ये मैप इसके पहले मैंने डाल रखा था। क्यों डाल रखा था? क्योंकि एक बार ऐसे क्वेश्चन आ गया है, आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो है दुनिया में कौन कौन सी है। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली, चाइनीज सिविलाइजेशन। तो इसके बारे में मैप में दिया है, आप इसको यहाँ से एक नज़र देखते रहिएगा, ताकि इतिहास पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा तो जानकारी रहे। 41 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41 आज की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, जो नीचे दिया गया है। ऑप्शन 1 है निजी जीवन का महत्व घरों के निर्माण के तरीके में स्पष्ट था। ऑप्शन 2, ग्रेट बाथ निचले शहर में स्थित था, इसका उपयोग अनुष्ठान आज से पहले स्नान आदि के लिए किया जाता था। ऑप्शन 3 है किसी व्यक्ति का कीमती सामान आमतौर पर उसके शव के साथ उसके कब्र में दफनाया जाता था। कौन सा उत्तर आपको जो है इस कथन के अनुसार सही है? इसमें निम्नलिखित में गलत पूछा है, ठीक है। तो अगर बात करें इसमें ऑप्शन 1 की, तो हड़प्पा सभ्यता अपने नगर यानी जो उनकी प्लानिंग थी नगर की, और तथा अच्छी तरह से विकसित जो उनकी ड्रेनेज सिस्टम यानी जल निकासी की व्यवस्था की बात करें तो उनके लिए जानी जाती थी। पूरी बस्ती को क्या कहता, 2 बराबर भागों में बांटा गया था। एक गढ़ था, गढ़ जो था निचले जो आकार में छोटा था और एक ऊंचे स्थान पर स्थित था, और एक निचला शहर था, ठीक है, निचला शहर था। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी उसमें देखा होगा, या फिर अपनी हिस्ट्री की बुक में भी देखा होगा। तो प्रत्येक शहर का प्रत्येक निर्माण देखें ग्रिड पैटर्न पर किया गया था। प्रत्येक घर का अपना जो है बाथिंग मतलब अस्थाना घर और एक नाली होती थी जिसे ईंटों से ढका गया था। और ज़मीनी स्तर पर घरों की खिड़कियां का अभाव था, यानी घरों में खिड़कियां नहीं थी। इस बात की ओर इशारा करती हैं कि वे व्यक्ति के निजी जीवन को महत्व देते थे, ठीक है। तो उनके घरों के निर्माण की पद्धति से भी ये निजी जीवन का महत्व को स्पष्ट होता है। इस प्रकार ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 गलत है। यानी विशेष अवसरों के उपयोग के लिए की जाने वाली संरचनाएं मुख्य रूप से गढ़, जो ऊपरी संरचना थी छोटी थी निचले शहर की अपेक्षा, वहाँ पर पाई जाती है। ग्रेट बाथ जो था यानी बृहद स्नानागार, आपने हड़प्पा सभ्यता में सुना होगा, वहाँ पे था। तो ग्रेट बाथ ऐसी संरचना थी जो गढ़ यानी ऊपरी शहर में जो देखेंगे वो वहाँ पर स्थित थी। यहाँ पर सार्वजनिक महत्व की संरचना थी ये, तथा इसका उपयोग अनुष्ठान स्नान के लिए किया जाता था। यह आकार में आयताकार और तीनों तरफ से गलियारों से घिरा हुआ था। इसमें वस्त्र बदलने के कमरे भी बने थे। तो देखेंगे ग्रेट बाथ जो निचले शहर के बजाय कहाँ था,
गढ़ यानी ऊपर जो बसा हुआ शहर था उस पे स्थित था। इस प्रकार ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर बात करें ऑप्शन 3 की, किसी व्यक्ति की अगर बात करें, इसमें बात कर रहा है कि अनुष्ठान यानी कीमती सामान आमतौर पर उसके शव के साथ दफनाया जाता था, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो समाधान था यानी हड़प्पा के लोग शवों के गड्ढे में दफनाने का अभ्यास करते थे। लोथल एक जगह है, इसके पहले वाले में मैंने मैप दिया। लोथल में दफन गड्ढों को जली हुई ईंटें या पकी हुई ईंटें के साथ पंक्तिबद्ध किया गया था, जबकि हड़प्पा सभ्यता के में क्या क्या लकड़ी के ताबूतों का उपयोग किया जाता था। कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन, अन्य आभूषण मिले, जिनके बारे में माना जाता है कि इनका उपयोग मृतकों द्वारा मृत्यु के बाद किया जाता था। हालांकि यह माना जाता है कि हड़प्पा वासी कीमती चीज़ों को मृतकों के साथ दफनाने में विश्वास नहीं रखते थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार इसमें जो है ऑप्शन सी यानी देखेंगे 2 और 3 इसके हिसाब से जो है गलत है, तो ऑप्शन सी जो है सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कुछ आर्टफैक्ट दिए हैं यानी कलाकृति दिए हैं और उनके मटेरियल सामग्री दी हैं, तो उनका मिलान आपको बताना है कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है। अगर बात करें पशुपत सील एक प्रकार का चमकीला पत्थर, ऑप्शन 2 है नृत्य करती हुई लड़की, तांबा, दाढ़ी वाला पुजारी, स्टेटाइट, और 4 है नरधड़ यानी कांस्य प्रतिमा। तो किस मटेरियल से बने थे इसको आपको बताना है। तो ये देखेंगे दाढ़ी वाला पुजारी है। कांस्य जो प्रतिमा थी नृत्य करती हुई वो कांस्य से बनी हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें देखेंगे अगर आपसे पूछा है कौन सा गलत सुमेलित है, तो ऑप्शन बी जो है यानी 1 2 4 जो है ये गलत सुमेलित है। ठीक है, यानी स्टेटाइट से बना मोहनजोदड़ो से प्राप्त बात करें तो ये स्टेटाइट से बना होता था। इसमें 3 सींग वाले सिर के साथ पशुपत के रूप में भी एक देवता मानव आकृति को दर्शाया गया है, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, अगर बात करें इसके अलावा यहाँ हाथी, बाघ, गैंडा, भैंस जैसे जानवरों से घिरा हुआ था। इस आकृति के नीचे 2 मृग भी दिखाई देते हैं। ऑप्शन 2 गलत इसलिए है क्योंकि नृत्य करती हुई जो लड़की है वो कांस्य से बनी हुई है, कांस्य मूर्ति से बनी हुई है, जिसमें एक नग्न लड़की को आभूषणों से ढका हुआ त्रिभंगा स्थिति में खड़ा किया गया है। दाढ़ी वाला पुजारी ये सही है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ ये वाली आकृति। इसके अलावा ऑप्शन 4 की बात करें, नरधड़ हड़प्पा से प्राप्त होता है, यह लाल बलुआ पत्थर से बना होता है, यह केवल ललाट मुद्रा के दर्शाता है जिसमें सिर और भुजाओं स्थानों पर छेद होता है, तो ये ऑप्शन भी जो है गलत है। इस प्रकार इसमें जो है ऑप्शन देखेंगे बी 1 2 4 गलत होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है तांबा मगध से प्राप्त किया जा गया था, दूसरा नाम ओमान पाया गया। ऑप्शन 2 हड़प्पा के लोग व्यापार की सुविधा के लिए नावों और जहाज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा कथन सही है। यानी कॉपर वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मगन, अनदर नेम फ्रॉम अनदर नेम फॉर ओमान। ठीक है, तो हड़प्पा लोग जो थे दूसरा ऑप्शन है वो बोट्स और शिप का ट्रेड करने के लिए यूज करते थे। तो इसमें पूछा है कौन से कथन सही है। यानी मेसोपोटामिया, जैसे हमने आगे दिखाया मेसोपोटामिया जो है पुरानी सभ्यता है, उसके बारे में मैंने पहले ही मैप में दिखा दिया। तो मेसोपोटामिया के लेखों में ओमान को मगन कहते थे। ओमान और हड़प्पा के लोगों के बीच व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। व्यापार खाता कमोडिटी एक्सचेंज था। व्यापार कैसे होता था, पैसों से नहीं होता था, यानी वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले क्या दिया जाता था, वस्तु जो है के तहत व्यापार होता था, जिसमें हड़प्पा वासियों ने ओमानी तांबे के साथ संग्रहित तरल के रिसाव को रोकने के लिए मोटी मिट्टी के साथ लेपित कर एक जार का आदान प्रदान किया जाता था। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 सही, ऑप्शन 2 भी सही है। हड़प्पा लोग जो है व्यापार सुविधा के लिए नावों का और जहाज़ों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी सही होगा। यानी मेसोपोटामिया ग्रंथों में हड़प्पा सभ्यता के लोगों को क्या कहा जाता था, मेलुहा कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या जाता, मेलुहा कहा जाता था। मेलुहा का मतलब होता है नाविकों की भूमि। मेलुहा का मतलब होता है नाविकों की भूमि। तो इस प्रकार जो है इससे पता चलता है कि हड़प्पा वासी जो है ट्रेड के लिए शिप का इस्तेमाल करते थे। और इसके अलावा कुछ मुहरों में नावों और जहाज़ों के संकेत भी मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का देखते हैं, इसमें क्या पूछा है। इसमें भी सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है। ऑप्शन 1 प्राचीन
हड़प्पा सभ्यता में ग्रामीण जीवन के प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। ऑप्शन बी, एक एकीकृत राज्य हड़प्पा के अंत ने इस सभ्यता के अंत को चिन्हित किया हो सकता है। ऑप्शन सी, वनों की कटाई तथा नदी मार्ग में कुछ परिवर्तन कुछ बस्तियों के स्थानीय गिरावट के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन डी, लोगों द्वारा बड़ी मात्रा में पॉलीक्रोम के मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया गया। तो इसमें सबसे कम उपयुक्त कौन है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड? तो सबसे कम उपयुक्त की बात करें, जो ये देख रहे हैं ये गलत है, यानी सबसे कम उपयुक्त है। ठीक है, यानी कहा जाता है कि हड़प्पा वासियों ने सादे या चित्रित जो मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया। वो चित्रित बर्तनों के लाल और काले रंग के से मिट्टी बर्तनों के रूप में जाना जाता है, जिन्हें लाल रंग चित्र से चित्रित किया गया, जिन्हें ज़्यादातर ज्यामिति पैटर्न जानवरों और पक्षियों का काले डिजाइन किए जाते थे। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में पॉलीक्रोम मिट्टी के बर्तन का उपयोग बहुत दुर्लभ था। ठीक है, बड़ी मात्रा में नहीं था, बहुत दुर्लभ था। तो इस प्रकार जो है उसमें ऑप्शन डी कम उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक मान्यताओं का संदर्भ में पूछा गया है दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए की बात करें तो शिश्न व स्त्रीलिंग के अंगों की पूजा प्रचलित थी। ऑप्शन दो, सिंधु सभ्यता के लोग भूतों और बुरी ताकतों में विश्वास करते थे, उनके खिलाफ सुरक्षा के रूप में ताबीज का इस्तेमाल करते थे। ऑप्शन तीन है, हड़प्पा सभ्यता में मिली मोहरों पेड़ों छवियों से रहित थी। कौन सा कथन जो है सही है इसमें? तो इसमें देखेंगे जो ऑप्शन एक है वो सही है। ठीक है, यानी हड़प्पा की मोहरों में कई देवी देवताओं की टेराकोटा की आकृतियां मिली, जहां देवी की पूजा का संकेत देती हैं। साथ ही आप भ्रूण से निकलने वाला पौधा इस बात की ओर संकेत करता है कि धरती माता की भी पूजा की जाती थी। यहाँ शिश्न पूजा के प्रमाण मिले, जो बाद में हिंदू धर्म में शिवलिंग के रूप में विकसित हुए। इसलिए पत्थर के बने कई लिंग स्त्रीलिंग अंगों के प्रतीक बन गए। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन एक सही है, ऑप्शन दो भी सही है, यानी शिव शब्द के लोग भूतों और बुरी ताकतों में जो है विश्वास करते थे। मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना लड़की की कांस्य प्रतिमा भी उसकी बाहों में एक ताबीज लिए हुए प्रतीत होती है। ठीक है, इससे पता चलता है वो लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन तीन की बात करें तो ऑप्शन तीन गलत है, यानी हड़प्पा के लोग एक सींग वाले घंटे कुबड़ वाले बैल जैसे जानवरों की पूजा करते थे। वे प्रकृति पूजा में विश्वास करते थे। मोहरों पर पेड़ों को भी दर्शाया गया। एक मुहर में पीपल के पेड़ की शाखाओं के बीच देखेंगे एक देवता को दर्शाया गया। यानी हड़प्पा सभ्यता मिलने पेड़ों की छवियों से रहित नहीं थी। सहित अगर होता, यानी पेड़ों की छवियों को भी उसमें दर्शाया गया था, तो ये सही होता, लेकिन इसमें रहित लिखा है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन जो है एक और दो देखेंगे वो सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जो है कुछ स्थल दिए गए हैं और उसके निष्कर्ष दिए गए हैं, उसको जो है आपको देखना कौन सही सुमेलित है। धौलावीरा जो है सबसे बड़े सिंधु शिलालेखों में से एक। मोहनजोदड़ो दाढ़ी वाला पुजारी। लोथल मनका बनाने का कारखाना। हड़प्पा पशुपति मोहर। तो इसमें देखेंगे कौन सा जो है हस्तल और स्थल और उसके निष्कर्ष को देखेंगे। तो इसमें अगर ऑप्शन एक की बात करें, एक जो है धौलावीरा से सबसे बड़े सिंधु शिलालेख मिले हैं, यानी साइन बोर्ड के साक्ष्य मिले हैं, यानी सिंधुलिपि के 10 अक्षर थे उसमें। ठीक है, धौलावीरा की अन्य फैक्ट की बात करें तो धौलावीरा सिंधु सभ्यता का जो है पांचवा जो है सबसे बड़ा शहर है, और इसकी खोज जो है 1968 में देखेंगे पुरातत्वविद जगतपति जोशी ने की थी। ठीक है, जगतपति जोशी ने 1968 में की थी। हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया। भारत की 40वीं साइट है और टैग पाने के लिए प्राचीन सिंधु सभ्यता के पहली साइट है। ठीक है, धौलावीरा में अन्य निष्कर्ष की बात करें तो विशाल जल भंडारण, अद्वितीय जल दोहन प्रणाली, स्टेडियम, बांध और तटबंध भी मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो भी सुमेलित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो की बात करें ऑन फैक्ट का, मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु के सभी नगरों में सबसे बड़ा था। यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधु नदी के पास स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हैं। शहरी प्लानिंग के लिए ये विख्यात है। ठीक है, ऑप्शन तीन की बात करें तो ये भी सही है कि लोथल और चौंदड़ो में मनके बनाने के प्रसिद्ध कारखाने स्थल में स्थित हैं। लोथल में मिले एक गोदाम की कई मोहरें मिली हैं। ऑप्शन चार की बात करें तो ऑप्शन चार गलत है,
क्योंकि प्रसिद्ध जो पशुपति मुहर मोहनजोदड़ो से खोजी गई, ना कि जो है हड़प्पा से खोजी गई। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो से खोजी गई थी। यानी कौन कौन सही सुमेलित थे, 1 2 3 जो है सही सुमेलित थे, यानी ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है कुछ अन्य हड़प्पा शहरों के विपरीत थे जो 2 भागों में विभाजित थे, धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन बी, दईमाबाद में जो एक सबसे दक्षिणी आईवीसी स्थल है, यह एक कांस्य रथ की मूर्ति मिली। ऑप्शन सी की बात करें, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अग्निवेदियाँ थी जहाँ बलि दी जाती थी। ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो में एक बहुत ही खास तालाब मिला जिसे पुरातत्वविद महान स्नानागार महान अन्न भंडार कहते थे, और जहाँ एक कांस्य की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली है। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी देखेंगे, यहाँ पर जो देखेंगे ये एकदम अलग है। क्योंकि अगर बात करेंगे लोथल और कालीबंगा की सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में हड़प्पा मोहनजोदड़ो से अग्निवेदियाँ मिली थी, ये नहीं है। यहाँ कहाँ मिली थी, लोथल और कालीबंगा। लोथल जो एक हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, कालीबंगा, लोथल और कालीबंगा से अग्निवेदियाँ मिली थी जहाँ बलि दी जाती थी। ठीक है, कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा में जुताई वाले खेत भी मिले, लकड़ी के कुंड, 7 अग्निवेदी, ऊँटों की हड्डियाँ, 2 प्रकार के कब्रगाहों के प्रमाण मिलते हैं। तो इस प्रकार जो है ये इससे सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से नहीं, लोथल और कालीबंगा से मिले। क्वेश्चन नंबर 48 के देखते हैं, इसमें क्या पूछा है, ताम्र पाषाण संस्कृत के संबंध में क्वेश्चन पूछा है। तो ताम्र पाषाण संस्कृत के संबंध में और सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन 1, दोनों में ही देवी माँ की पूजा की जाती थी। ऑप्शन 2, ताम्र पाषाण काल में परवर्ती जीवन में विश्वास का अभाव था, किंतु सिंधु सभ्यता के लोग में यह विश्वास था, धीरे धीरे विकसित हो गया था। ऑप्शन 3, यह दोनों ही सामाजिक असमानताओं के उपस्थित को दर्शाते हैं। कौन सा कथन सही है। तो ताम्र पाषाण काल की महिलाओं की टेराकोटा की मूर्तियां बताते हैं कि ताम्र पाषाण काल में लोग देवी माँ की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से सभी देवी माँ की इसी तरह की टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 जो है गलत है। ताम्र पाषाण के लोग अगली दुनिया में मृतकों को उपयोग की जाने वाली कब्रों में बर्तन कुछ तांबे की वस्तुएं जमा करते थे। यह उनके बाद के जीवन में विश्वास को दर्शाता है। इसी तरह हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तनों और गहनों को भी कब्र में दफनाते थे, जो इस धारणा को दर्शाता है कि उनका उपयोग मृत्यु के बाद किया जा सकता है। ठीक है, यानी विश्वास था, अभाव नहीं था। ठीक है, ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 3 की बात करें ये सही है। अगर बात करें बंदोबस्त पैटर्न के और दफनाने की प्रथा दोनों के, अगर ताम्र पाषाण समाज में सामाजिक असमानताओं की शुरुआत के संकेत देते हैं। यानी अगर जोरवे में देखेंगे, जोरवे एक जगह है जो इसी से जुड़ा हुआ है, ताम्र पाषाण काल से जुड़ा हुआ है। जोरवे जोरवे में देखेंगे कुछ बस्तियां देखेंगे 20 हेक्टेयर जितनी बड़ी हैं, जबकि अन्य केवल 5 हेक्टेयर उससे भी कम है। इससे पता चलता है बड़ी बस्तियां छोटी बस्तियों पर हावी हैं। सिंधु सभ्यता में गढ़ और निचला शहर जैसे है, तो सामाजिक असमानताओं को दिखाता है। सिंधु सभ्यता में गढ़ ऊपर आपको दिखाई देगा और नीचे जो बड़ा शहर आपको दिखाई देगा वो निचला शहर उसको जानता है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन सी जो देखेंगे 1 और 3 सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के। हड़प्पा सभ्यता में नगरों के संबंध में विचार करना है। हड़प्पा सभ्यता के तत्व, ठीक है, और किस शहर से मिले। यानी कृत्रिम गोदीबाड़ा डॉकयार्ड जो है लोथल से, साइन बोर्ड धौलावीरा, अभी मैंने इसके बारे में बताया ही। ऑप्शन 3 की बात करें जोता हुआ खेत कालीबंगन से। ऑप्शन 4 12 अन्नागार मोहनजोदड़ो से। तो इसमें देखेंगे अगर बात करेंगे ऑप्शन 1 की, यानी कृत्रिम गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड जो था वो लोथल से मिला। ठीक है, ये तो ऑप्शन सम्मिलित है। यानी ईंट से बनी हुई संरचना की पहचान एक डॉकयार्ड के रूप में की गई, जहां जहाज़ों को खड़ा करने और सामान को संभालने के लिए होता था। और लोथल जो था हड़प्पा के लोगों का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह भी था। साइन बोर्ड देखेंगे, साइन बोर्ड धौलावीरा में सबसे रोमांचक खोजों में से एक था। एक गढ़ उत्तर प्रदेश के द्वार का ठीक बाहर लकड़ी का एक बड़ा साइन बोर्ड मिला, वास्तव में सबसे लंबे सिंधु शिलालेखों में से एक है, जो लगभग देखेंगे प्रत्येक की बात करें 37 सेंटीमीटर ऊंचा है। और
ऑप्शन 3 की बात करें तो कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन से जोता हुआ खेत मिला है, ये तो सही है। हड़प्पा के लोग शायद बैलों द्वारा खींचे गए लकड़ी के हल के इस्तेमाल करते थे, इसका उद्देश्य ऊँटों का भी इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शन 4 की बात करें, ऑप्शन 4 गलत है। यानी जो 12 अन्नागार हैं हड़प्पा में, बड़े चबूतरे और 6 अन्नागार भंडारों की 2 पंक्तियाँ, लिंगम योनि के पत्थर, देवी के मूर्ति और लकड़ी के मोटार में गेहूँ, जौ, पासा, तांबे के पैमाने और दर्पण मिले। ठीक है, तो अन्नागार जो है मोहनजोदाड़ो नहीं हड़प्पा से मिले हैं। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें 1 2 3 सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, इसमें ऋग्वैदिक समाज के बारे में पूछा है। ऋग्वैदिक समाज पर विचार करना। ऑप्शन 1 है ऋग्वैदिक समाज मुख्यतः एक आदिवासी समाज था। ऑप्शन 2 है भूमि समाज के लोगों के विचार की एक सुस्थित प्रकार की निजी संपत्ति नहीं थी। ऑप्शन 3 महिला दासियों को पुजारियों को उपहार के रूप में भेंट किया जाता था। ऑप्शन 4 आर्य दस्यु जो मूल निवासी थे के प्रति सक्रिय सदस्य के रूप में सत्तापूर्ण व्यवहार करते थे। कौन सा कथन गलत है ऋग्वैदिक समाज के बारे में इसमें पूछा है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन 1 की बात करें तो ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों की प्रशासनिक मशीनरी के केंद्र के रूप में आदिवासी प्रमुखों के साथ काम किया। प्रमुखों को क्या कर राजन के रूप में जाना जाता था और वह असीमित शक्तियों का प्रयोग नहीं करता था और उसके आदिवासी संगठनों के साथ तालमेल बिठाना पड़ता था। ऑप्शन 1 जो है सही है। ठीक है, ऑप्शन 2 की बात करें ये भी सही है। यानी समाज में आदिवासी तत्व मजबूत थे, करों के संग्रह भूमि संपत्ति के संचय के आधार पर सामाजिक विभाजन अनुपस्थित थे, समाज काफ़ी हद तक समतावादी था। ऑप्शन 3 की बात करें पुजारियों को दिए गए उपहार आमतौर पर गाय, महिला, दास यानी घरेलू काम के लिए और ज़मीन को भी दान नहीं दिया जाता था। ज़मीन को भी दान नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि अनाज का दाना भी दुर्लभ था। ऐसा लगता है कि गाय धन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत थी। यानी अनाज वगैरह नहीं दिया जाता था, गाय दी जाती थी, महिलाएं दास के रूप में दी जाती थी। ठीक है, बात करें ऑप्शन 4 की तो ये गलत है। आर्य 2 प्रकार के संघर्षों में लिप्त थे। पहला वे अपने पूर्व आर्यों से लड़ रहे थे, दूसरा आपस में लड़ रहे थे। ईरानी पुस्तक अवेस्ता में वर्णित है दास प्रारंभिक आर्यों की शाखा थी। ऋग्वेद में देशों के मूल निवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दिवोदास भारत कबीले के दास नामक एक प्रमुख सांबर के हार का उल्लेख है। तो इस प्रकार देखेंगे जो सक्रिय रूप से सत्तापूर्ण व्यवहार करते थे तो ये गलत है। तो इसमें जो है कौन सा गलत है, ऑप्शन 4 जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। 51 में क्या पूछा है, वैदिक काल के बारे में पूछा है। प्राचीन नदी का नाम, वर्तमान नदी का नाम आपको सम्मिलित करना है। ऑप्शन 1 है सुवास्तु का मिलान स्वात के कुंभा, काबुल, गोमती, गोमल, अस्कनी, झेलम, सदानीरा, गंडक, वितास्ता जो है चिनाब। तो इसमें बताना है आपको, सुमेलित करना है प्राचीन नदी का नाम, वर्तमान नदी का नाम। ठीक है, तो इसमें देखेंगे अगर सुमेलित करेंगे तो ऑप्शन सी ये यानी सुवास्ता का संबंध जो है स्वात से है। ठीक है, और इसके अलावा 2 जो है वो काबुल से है, 3 जो है गोमती जो है गोमल से है, अस्कनी अस्कनी का संबंध जो है देखेंगे गंडक से है। इसके अलावा पांचवा जो है सदानीरा का संबंध जो देखेंगे वो पांचवा जो सदानीरा का संबंध जो है आप देखेंगे गंडक से है। और चौथा जो है वो चिनाब से, अस्कनी का संबंध जो है चिनाब से। ठीक है, छठवां जो वितस्ता है उसका संबंध जो है झेलम से। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगर बात करें दोस्तों प्राचीन काल की बात करें तो नदियों के इतिहास के एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। नदियों के किनारे और इसकी घाटियों में सभ्यताएं उन कारकों के कारण फली फूली जिनमें पीने, कृषि के लिए, संचार, व्यापार के लिए इससे संबंधित पहलू नदियों से संबंधित थे। जैसे सिंधु जो था, सिंधु नदी ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखनीय रही है। यानी अगर ऋग्वेद की बात करें तो उसमें सिंधु नदी सबसे इम्पॉर्टेंट रही है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो नहीं लिखा है परुष्णिनी नदी जो प्राचीन नाम है, परुष्णिनी नदी उसका जो वर्तमान नाम है उसे क्या कहते हैं, उसे रावी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है,
और इसके अलावा बात करें तो प्राचीन नदी एक नाम था सतुदी। सतुदी जो है सतलज को कहते हैं, सतलुज के कहते हैं। और इसके अलावा बात करें दृष्टिवती, दृष्टिवती घाघरा को कहते हैं। ठीक है, विपाशा ब्यास को कहते हैं। ये कुछ प्राचीन नदियों के नाम है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। विपाशा ब्यास नदी को कहते हैं। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी जो है सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। 52 में क्या पूछा है? प्रारंभिक वैदिक काल के संदर्भ में पूछा है। कथन पर विचार। ऑप्शन एक है प्रारंभिक वैदिक समाज पुरुष प्रधान था। ऑप्शन दो कृषि उनका प्राथमिक व्यवसाय था। ऑप्शन तीन उन्होंने घोड़े को पालतू बनाया। ऑप्शन चार वे अपने रथों में स्पोक वाले पहियों का प्रयोग करते थे। कौन सा कथन सही है प्रारंभिक वैदिक काल में? अगर ऑप्शन एक की बात करें तो आर्य समाज पुरुष प्रधान और सत्तात्मक प्रकृति का था। बेटियों को जन्म की तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन एक बार पैदा होने के बाद उनके साथ दया और सम्मान का व्यवहार किया जाता था। स्त्रियों को घर में सम्मान स्थान प्राप्त था। महिलाओं को उनके आध्यात्मिक बौद्धिक विकास के लिए पुरुषों के समान अवसर दिए गए थे। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में अपाला, ऋग्वैदिक काल की बात कर, ऋग्वेद में अपाला, विश्ववर, घोष और लोप मुद्रा जैसी महिला कवित्री थी। महिलाएं लोकप्रिय सभाओं में शामिल हो सकती थीं। कोई बाल विवाह नहीं था और सती प्रथा का अभाव था। यानी अगर बात करें कुल मिलाकर जो प्रारंभिक वैदिक समाज था वो पुरुष प्रधान था, ये तो सही है, लेकिन स्त्रियों को भी सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। ऑप्शन दो की बात करें तो आर्यों का प्रारंभिक जीवन मुख्य रूप से पश्चार प्रतीत होता है। कृषि द्वितीय व्यवसाय था, यानी प्राथमिक व्यवसाय था क्या था? पश्चार, द्वितीय व्यवसाय कृषि था। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन तीन की बात करें तो घोड़े जो थे उनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान थे, ये सही हो जाएगा। चौथी बात करें तो चौथी बात भी सही है। ऋग्वेद में बढ़ई, रथ निर्माता, बुनकर, चमड़े का काम करने वाले कुम्हार आदि जैसे कारीगरों का उल्लेख मिलता है। स्पोक वाला पहिया पहली बार 2300 ईस्वी में काकेशस क्षेत्र में दिखाई दिया। सबसे पहले आर्य यहाँ रहते थे। तो इस प्रकार देखेंगे कौन सा कथन जो है सही है। तो इसमें सही कथन की बात किया है तो ऑप्शन डी 1, 3, 4 सही है, यानी दो ऑप्शन गलत है। प्राथमिक व्यवसाय जो था पश्चार था, सेकेंडरी व्यवसाय जो है कृषि था। 53 की बात करें वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रारंभिक वैदिक काल का महिलाओं के भजनों की रचना संतों के पद तक पहुंच गई। ऑप्शन दो की बात करें लड़कियों को पति के चयन में स्वतंत्रता थी। प्रारंभिक चरण के दौरान पर्दा अनुपस्थित थी। पर्दा प्रथा की बात कर रहा है। ऑप्शन तीन की बात करें ऋग्वैदिक काल में विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति थी। ऑप्शन चार की बात करें उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति भारी गिरावट आई। कौन सा जो है उत्तर आपको सही लगता है? ठीक है। ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक जो है सही है। ठीक है, यानी गार्गी, मैत्रेयी और कात्यायनी के भजनों की रचना की उन्हें विद्वतापूर्ण विशेषज्ञता प्राप्त थी। प्रारंभिक वैदिक समाज पुरुष प्रधान था, ये तो बात सही है। प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल लोग बेटियों को जन्म की इच्छा नहीं करते थे, जिसके बारे में अभी मैंने बताया, और महिलाओं को विदग्ध सभाओं में भाग लिया। लड़कियां अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र थी। ऋग्वेद में बाल विवाह, सती प्रथा को कोई उदाहरण नहीं मिलता। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो जो है यानी ऑप्शन लड़कियों को पति चरण की स्वतंत्रता, प्रारंभिक जीवन प्रथा अनुपस्थित थी, ये तो बात कर ली, ये ऑप्शन भी सही है। तीन की बात करें तो ऑप्शन तीन जो है सही है, यानी विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई थी। ठीक है। ऑप्शन चार की बात करें ये भी सही है। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। लिंग के आधार पर सामाजिक अस्त्रीकरण हुआ। समारोहों में उनकी भागीदारी प्रतिबंधित थी और उनसे सभाओं में भाग लेने का अधिकार छीन लिया गया। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार एक बेटी को दुख का स्रोत बताया गया। इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन चार जो है सही होगा, यानी अगर बात करें ऑप्शन ए इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें वैदिक काल में आर्यों का दूसरा नाम पूछा है। तो वैदिक काल में आर्यों का दूसरा नाम की बात करेंगे तो वैदिक काल में आर्यों का दूसरा नाम जो है मनुष्य प्रजा है। ठीक है, मनुष्य प्रजा जो अग्नि की पूजा करते थे, कभी कभी चमड़ी वाले लोगों के घर में आग लगा देते थे। आर्यों और उनके शत्रुओं की उनकी त्वचा के रंग को पहचाना जा सकता है। ठीक है। अगर मारुत के बारे में बात करें तो मारुत घोड़ा घोड़ा ताकत का प्रतीक है। आमतौर पर जो है
शक्ति रूपक के रूप में भी नियोजित किया जाता है। वैदिक लोग प्रजा और पशु के अलावा घोड़ों के लिए प्रार्थना करते थे। और ऑप्शन 3 की बात करें, पशुबंध की बात करें तो पशु बलि को पशुबंध कहा जाता था। अब गोधूम की बात करें, गोधूम आ चुका है इसके पहले। गोधूम जो था, गेहूं को गोधूम के नाम से जाना जाता था। अन्य फसलों को जौ को क्या यव कहा जाता था। सेम को तिल को टीला, व्रीह चावल थी। तो इस प्रकार जो है इसमें कुल मिलाकर ऑप्शन ए सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 55 में ऋग वैदिक उत्तर वैदिक काल के बीच अंतर के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही? ऑप्शन ए, ऋग वैदिक काल में केवल केवल स्वैच्छिक दान बलि लिया जाता था, जबकि करों के संग्रह की व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में स्थापित की गई थी। ऑप्शन 2, और प्रारंभिक वैदिक काल में वस्त्र विनिमय प्रणाली सबसे अधिक प्रचलित थी, जबकि बाद में वैदिक काल में इसे बड़े पैमाने पर सोने चांदी के सिक्कों का आदान प्रदान से बदल दिया गया। ऑप्शन 3 की बात करें, ऋग वैदिक काल में राजाओं के पास कोई अस्थायी सेना नहीं थी, लेकिन क्षेत्रीय विस्तार के लिए बाद में वैदिक समय में इसकी उपस्थिति प्रचुरता देखी गई। सही उत्तर आपको चुनना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो ऋग वैदिक उत्तर वैदिक काल के बीच अंतर आपको बताना है। अगर अंतरों की बात करें, ऑप्शन 1 को देखें तो ऑप्शन 1 जो है सही है, यानी ऋग वैदिक काल केवल स्वैच्छिक दान यानी बलि लिया जाता था, जबकि करों के संग्रह की व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में की गई थी, ठीक है। और संग्रहित्री संग्रहित्री जो था वो एक अधिकारी था जो इसके लिए नियुक्त किया गया था उत्तर वैदिक काल में जो है कर संग्रह करने के लिए। ऑप्शन 2 की बात करें, ये भी सही है। उत्तर वैदिक काल में जीवन जो है गतिहीन हो गया, ठीक है। उसमें पशुओं का पालन पोषण, कृषि वृद्धि हुई और भूमि पर निजी अधिग्रहण का आकार लेने लगा। व्यापार को भी बढ़ावा मिला। इस प्रकार प्रारंभिक वैदिक काल वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद वैदिक काल में सोने चांदी के जो है आदान प्रदान बदल गया, यानी कमोडिटी एक्सचेंज के साथ वो क्या हुआ, पैसों पर आ गया, पैसों के साथ व्यापार होने लगा। ऑप्शन 3 की बात करें, गलत है। ऋग वैदिक काल में राजाओं के पास कोई अस्थायी सेना नहीं थी। बाद में वैदिक काल में क्षेत्रीय विस्तार विभिन्न समूहों के बीच कुछ प्रतिद्वंद्वी का नेतृत्व किया। हालांकि उत्तर वैदिक काल में भी राजा एक स्थिर सेना नहीं होती थी तथा युद्ध के समय ग्राम और ग्रामीणों को लोग से जुटाए जाते थे। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें 1 2 सही है, यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं, इसमें क्या पूछा दोस्तों। 56 में प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, ऋग वैदिक काल में भूमि के स्वामित्व पर आधारित निजी संपत्ति की कोई अवधारणा नहीं थी। ऑप्शन 2 है, ऋग वैदिक काल के लोग फसलों की बुवाई के बुनियादी कार्यों से परिचित थे, किंतु मिट्टी की उर्वरता अवधारणा से अनजान थे। कौन सा कथन सही है? अगर बात करें ऑप्शन 1 की, तो ऑप्शन 1 सही है। ऋग वैदिक काल भूमि स्वामित्व पर आधारित थी, निजी संपत्ति की कोई अवधारणा नहीं थी, यानी प्रकृति में ग्रामीण थी। और इस टाइम में व्यापार और वाणिज्य के साथ नगड़ थे, ठीक है। कुल के रूप में कबीलों को संसाधनों पर अधिकार प्राप्त था, यानी निजी संपत्ति कोई की अवधारणा नहीं थी। यह ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 गलत है। यद्यपि ऋग्वैदिक काल के दौरान कृषि आदिकालीन थी, ऋग्वैदिक काल में लोग मिट्टी की उर्वरता की अवधारणा से अवगत थे। ऋग्वैदिक स्रोत कृषि के लिए खेतों के समतल करने, उपजाऊ खेत, उर्वरा तैयार करने, बारिश के जल से सिंचाई करने वाले खांचे का उल्लेख है, जो कि समृद्ध फसल उत्पादित करने में सहायक होते थे। इस प्रकार इसमें देखेंगे ऑप्शन 1 सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 57 की देखें, 6ठी शताब्दी में भारत के संबंध में विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, अजात शत्रु मगध और अवंती के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करने के लिए जिम्मेदार था। ऑप्शन 2, अवंती साम्राज्य को शहरों में लौह अयस्कों को गलाने के काम बड़े पैमाने पर किया जाता था। ऑप्शन 3, नंदों के शासन में वैशाली मगध की राजधानी के रूप में उभरी। कौन सा कथन इसमें गलत है? 6ठी शताब्दी में भारत के संबंध में पूछा है आपसे। तो ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 जो है गलत है, यानी एक बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों और बड़े राज्यों की उपस्थिति का उल्लेख मिलता है। वे विंध्य श्रेणी की उत्तर पश्चिमी सीमा से लेकर बिहार तक फैले हुए थे। इनमें कोसल मगध, ठीक है, 2 शक्तिशाली राज थे। मगध हर्यक वंश और उसके शासक बिंबिसार के शासन के दौरान सत्ता पर उभरा। मगध की राजधानी राजगीर थी। इस राजवंश के अंतिम शासक उदयन शिशुनाग वंश द्वारा सफल हुए थे। अवंती मगध का सबसे प्रतिद्वंदी था। उज्जैन और महिष्मती की राजधानियाँ थीं। और इसके अलावा बात करें, प्रतिद्वंदिता अवंती के सुसंगों के हार के साथ समाप्त हुई। इसलिए अजातशत्रु नहीं बल्कि सुसंग जो
सासुंग वंश ने अवंती का अंत किया। ठीक है, अजातशत्रु ने सासुंग वंश ने अवंती का अंत किया। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो सही है। अवंती साम्राज्य जो था वो शहरों में लौ एस को गलाने के बड़े पैमाने पर काम किया जाता था, यानी अच्छी गुणवत्ता वाले लौ हथियार की उपस्थित थी। ऑप्शन तीन की बात करें, ये भी सही है। अपने अंतिम शासक उदयन को हराकर हर्यक वंश के उत्तराधिकारी बने। सासुंगों ने राजधानी को राजगीर वैशाली हस्तांतरित कर दिया। सासुंगों को नंदों ने पराजित किया, जिनके पास सेना आपा की अपार शक्ति थी। इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन एक कौन सा इसमें पूछा है गलत है। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी में, एक सेकंड, इसमें गलत पूछा है ना, इसमें ऑप्शन मिस्टेक है, मैं बता रहा हूँ आपको। एक सेकंड दीजिएगा। इसमें जो है एक ही ऑप्शन जो है गलत है, यानी एक ऑप्शन गलत है। तो इसमें गलत पूछा है, तो एक में यहाँ पे एक नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे दो नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन एक जो है सुमेलित है। ठीक है, यानी दो और तीन सही है, तो बचा कौन सा, एक गलत है। एक गलत है तो जो है इसमें ऑप्शन ए सही होगा। 58 की बात करें, 58 में क्या पूछा है, निम्नलिखित शहर दिए गए हैं, उन पर विचार करना। ऑप्शन एक है उज्जैन, ऑप्शन दो है श्रावस्ती, ऑप्शन तीन है पाटलिपुत्र, ऑप्शन चार है वैशाली, ऑप्शन पाँच है राजगीर। कौन सा शहर मौर्य काल तक कभी मगध की राजधानी नहीं बना। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन बी, यानी उज्जैन और जो श्रावस्ती था, ये अपने उदय से लेकर मौर्य काल के अंत तक कभी मगध की राजधानी नहीं बना। उज्जैन अवंती की राजधानी थी, जो अच्छी गुणवत्ता वाले लोहे के हथियारों लोहे को गलाने के लिए जो है जाना जाता था, जबकि श्रावस्ती कौशल राज्य की राजधानी थी, जो उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिले में फैला हुआ है। मौर्य के समय में पाटलिपुत्र शहर उसके सामरिक महत्व के कारण मगध की राजधानी था। वैशाली शहर जो थे सैसुंगों के शासन के दौरान मगध की राजधानी थी, जबकि राजगिरी को क्या कहते हैं, पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ हर एक वंश के दौरान राजधानी थी। तो इसमें उज्जैन और श्रावस्ती जो था ये मौर्य के काल के कभी मगध की राजधानी नहीं बने। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 में मगध साम्राज्य के संदर्भ में पूछा है। ऑप्शन एक, तोपे के आविष्कार के साथ राजगिरी के सामरिक महत्व की गिरावट दर्ज की गई। ऑप्शन दो, अब तोपों के आविष्कार के साथ राजगिरी के सामरिक महत्व की दर्ज की, इसका राजगिरी जो था पांचों पहाड़ियों से घिरा हुआ माना जाता था। बहरहाल देखते हैं कि ऑप्शन दो, मगध के निवासी मुख्य रूप से उर्वरी वर्णों के रूढ़वादिता हिंदू थे। कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक ये सही है। आप राजगिरी को ग्रीव्रज भी कहा जाता है, क्योंकि पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसका प्रत्येक द्वार पत्थर की दीवारों से बंद होता था। ठीक है, लेकिन उस काल में मौजूद सैन्य प्रत्योकी से अस्त्र के साथ इस आक्रमण करना मुश्किल था। हालांकि तोपों के उपयोग शहर की आसानी से आक्रमण किया जा सकता था, इसलिए रणनीतिक महत्व में गिरावट आई। ऑप्शन एक सही है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो गलत है। मगध समाज चरित्र में अपरंपरागत था, मुख्य रूप से मगध के कीर्तों द्वारा बसा हुआ था, जिन्हें रूढ़वादी ब्राह्मणों द्वारा नीच माना जाता था। मगध शासकों का झुकाव सैन्य विजय की ओर था अधिक था, इसलिए अन्य राज्यों को हराकर पहले बड़े राज्यों के रूप में उभरा। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन एक सही है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें कुछ विशेषताएं दी गई हैं और प्रस्तावित के बारे में बात किया गया है, यानी किसने इंट्रोड्यूस किया उन फीचर्स को। खरोष्ठी लिपि का मिलान यूनानी से किया गया है। अशोक के शिलालेखों की प्रस्तावना ईरान। सेना के हाथियों का व्यापक उपयोग नंद वंश। इसके अलावा घोड़े युक्त रक्त वैदिक लोग। तो कौन सा सुमेलित है। अगर ईरानी और मैसेडोनिया के आक्रमणों ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की संस्कृति और सामाजिक इतिहास को प्रभावित किया था। ठीक है, तो देखेंगे तो यूनानी जो थे वो खरोष्ठी लिपि के लिए जिम्मेदार थे, यानी ईरानी, यूनानी नहीं। तो खरोष्ठी लिपि क्या था, यह दाएं से बाएं तरफ लिखा गया और उत्तर पश्चिम में अशोक के कई शिलालेखों में मौजूद है, यानी ये जो थे ईरानी थे। ठीक है, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं। इसके अलावा बात करें ऑप्शन दो जो है ये सही है, दाएं से बाएं शिलालेखों में जैसे मैंने बताया।
ऑप्शन 3 की बात करें ये भी सही है, यानी सेना में हाथियों का व्यापक उपयोग नंदी जैसे कि सेना में था। यह माना जाता है कि नंदों के पास 6000 हाथियों की विशाल सेना जिससे शहरों और किलों की कुचलना आसान था। ऑप्शन 4 की बात करें, ऑप्शन 4 भी सही है। घोड़ों से युक्त रथों उत्तर वैदिक सॉरी घोड़ों से युक्त रथों की शुरुआत वैदिक लोगों ने की थी। हालांकि बाद के समय घुड़सवारों ने सेना पैदल और हाथियों की शुरुआत में इसका महत्व कम होने लगा। हालांकि इसका उपयोग पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन डी 2, 3, 4 सुमेलित है। तो दोस्तों ये रहा हमारा जो है 60 क्वेश्चनों का जो है टारगेट पार्ट 3 में। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में पार्ट 4 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, स्टे ट्यून। अगर आपको टेस्ट थोड़ा सा ही पसंद आया तो टेस्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।